नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूँ अजय प्रकाश। महंगाई हमारे देश में जिस तेजी से बढ़ रही है, उस बारे में कोई बात करना ही नहीं चाह रहा है। हमारी जनता की तो आवाज ही दब चुकी है और जो हमारे राजनेता हैं, वो सीन से नदारद हैं। आपने देखा होगा, एक बात ऑब्जर्व की होगी कि जब भी कोई बड़ी समस्या देश में आती है तो मोदी जी चुप हो जाते हैं या कुछ दिन के लिए भारत छोड़ के भी चले जाते हैं। और यही हालत उनके मंत्रियों की भी है। निर्मला सीतारामन जी सीन से बिल्कुल गायब हैं। आपको याद होगा, कुछ साल पहले जब जीएसटी हर महीने बढ़ रही थी, तब निर्मला सीतारामन हर महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और ये दिखाती थी कि उनके उनके मंत्रालय की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। देखिए, जीएसटी बढ़ती जा रही है। अब चाहे कोई और मंत्री भी आप ले लीजिए, नितिन गडकरी हो, पीयूष गोयल हो, जब अच्छी चीज होती है तो ये लोग बढ़ चढ़ के बोलते हैं। और जब भी कुछ देश में खराब चीज होती है, सारा मंत्रिमंडल गायब हो जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी जो नीचे जा रही है, उसके दो ही कारण हैं। एक तो वो जो देश से बाहर हो रहा है और एक वो जो देश के अंदर हो रहा है। अब जो कुछ हमारे देश के बाहर हो रहा है, उस पर तो मोदी जी का कोई कंट्रोल नहीं है। उनकी तो अब कोई सुनने वाला नहीं। ना ही बाइडेन उनकी बात सुनते हैं, ना ही पुतिन सुनते हैं, ना ही ट्रंप सुनते हैं। और शी जिनपिंग तो क्या ही मोदी जी की सुनेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो हद ही कर दी। उन्होंने मोदी जी को अपने इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया और ऊपर से धमकियां भी दे डाली हैं। एक तो सैंक्शंस ज्यादा सख्त कर दिए, जो कुछ हम तेल रशिया से इधर उधर से बचा बचू के निगाह बचा के ला रहे थे, उस पर पाबंदी लगा दी। और दूसरे, उन्होंने एक धमकी भी दे दी मोदी जी को कि आप डॉलर से छेड़खानी करने की सोचना भी नहीं। और देश के अंदर तो मोदी सरकार ने एक तरह से हाथ ही खड़े कर दिए हैं। निर्मला सीतारामन जी तो एक इकोनॉमिस्ट है नहीं, तो उनसे तो हम क्या ही उम्मीद करें। आरबीआई जो अभी तक रुपए को बचाने में लगी हुई थी, उसने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। तो एक तरह से अब सब लोग साइड पे बैठ के तमाशा देख रहे हैं। पिछले 8-9 महीने में किस तरह से रोजमर्रा की चीजों की प्राइस बढ़ी है, जो चीजें हम डेली यूज करते हैं। मैंने यहाँ एक चार्ट बनाया है और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहां मैं रहता हूँ हैदराबाद में। दूध की कीमतें लगभग 10-12% बढ़ी हैं पिछले 9 महीने के अंदर। वेजिटेबल्स हालांकि ये सीजनल होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा ये पाया है कि वेजिटेबल प्राइसेस लगभग 25% पिछले 8-9 महीने में बढ़ गई हैं। आप केले का एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ हम लोग केला प्रति डजन 40 से 50 रुपए खरीदते थे 6-8 महीने पहले। आज वही केले 60 से 70 रुपए दर्जन हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा असर पड़ा है हमारी जो इम्पोर्टेड दवाइयां हैं, जो दवाइयां बाहर से आती हैं। आपने ये देखा होगा कि हर महीने उनकी प्राइस बढ़ती जा रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार अब ऐसे स्टेज पर आ गई है कि उसे आपकी अब चिंता बिल्कुल नहीं है। ये एक ट्वीट मैं दिखा रहा हूँ संदीप मनुधाने की, जो आईआईटी दिल्ली के एल्यूमनाई हैं। और जो कुछ इन्होंने इस ट्वीट में लिखा है, वही मेरा भी मानना है कि कुछ भी हो जाए, इकोनॉमी कहीं भी चली जाए, रुपया कितना जितना मर्जी गिर जाए, हमारा व्यवसाय ठप हो जाए, लेकिन ये सरकार चुप्पी साधे रहेगी। आप चाहे जितना मर्जी चिल्लाते रहिए कि टैक्स रेट हाई हैं, आप उम्मीद करते रहिए कि इनकम टैक्स कम होगा अगले बजट में, टोल बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आम आदमी जितना मर्जी चिल्लाता रहे, जितनी भी मर्जी बेरोजगारी देश में बढ़ जाए, जितना मर्जी इन्फ्लेशन आ जाए, हमारा जनजीवन में बहुत मुश्किलें आ जाएं, लेकिन मोदी सरकार चुप रहेगी। और यहाँ पे मैं एक और चीज जोड़ देता हूँ कि महंगाई देश में सबके लिए होती है।
ऐसा नहीं है कि मोदी जी के खिलाफ जो लोग हैं उन्हें ही इस महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जितने भी मोदी भक्त लोग हैं, वो भी आज इस महंगाई से जूझ रहे हैं। लेकिन महंगाई हर व्यक्ति को कितनी चुभती है, ये हर एक के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर है। अब अगर आप बहुत अमीर हैं, तो आपका अगर खाने का खर्चा 20-25% से बढ़ भी गया, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये आप जरा अंदाज लगाइए कि जिस व्यक्ति की आय ही 10,000 रुपया महीना हो, तो उसका खाने का खर्चा बढ़ेगा, तो उन लोगों का क्या हाल होगा। अब चलिए बात करते हैं कि और क्या-क्या चीज़ महँगी हो सकती है। इसमें सबसे ज़्यादा संभावना है कि हमारे पेट्रोल की प्राइसेज़ अब बढ़ने वाले हैं। उसके कारण मैं आगे इस प्रोग्राम में ज़रूर आपको दूँगा। लेकिन आपको याद होगा कि कोरोना के दिनों में हमारे देश को बहुत सस्ते दामों पर तेल मिल रहा था रशिया से, और हम उसे रिफाइन करके दुनिया के अन्य देशों को बेच रहे थे। इससे हमारे देश की कंपनी को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था। लेकिन सरकार ने उस समय पेट्रोल के दाम मार्केट में घटाए नहीं थे, वो एक ही लेवल पर बेचते रहे थे। तो उस समय सरकार को काफ़ी ज़्यादा मुनाफ़ा हुआ था पेट्रोल के ऊपर। हमारे देश में मार्केट में जो पेट्रोल की कीमत होती है, वो 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत, यानी कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। दूसरा, करेंसी एक्सचेंज रेट कि डॉलर हमारे देश में कितना महंगा या कितना सस्ता हो गया है। और तीसरा है सरकारी टैक्सेस। क्रूड ऑयल को जब हम अपने देश में रिफाइन करते हैं, तो उसके बाद जब बेचते हैं, तो उस पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। पेट्रोल पर इस समय 55% एक्साइज है और डीजल पर 50% एक्साइज है। उसके बाद डीलर कमीशन होता है। तो ये पूरे हिंदुस्तान में कॉमन है। लेकिन उसके बाद हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग टैक्स लगा देती है, जैसे सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स। इसलिए हर स्टेट में पेट्रोल की कीमतें अलग होती हैं। अब अगर पेट्रोल के दाम बढ़े, तो कोई भी सरकार इन टैक्सेस को कम नहीं करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब कोई स्कोप नहीं बचा है किसी भी टैक्स को कम करने का, और ना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट हमारे देश में वो अब घाटे में चल रही हैं। उनका डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उधार ले लेके वो अब सरकारें चला रहे हैं। मेरा मानना ऐसा क्यों है कि पेट्रोल के दाम हिंदुस्तान में अब बढ़ने वाले हैं। इस संदर्भ में मैं आपको अब कुछ यहाँ डेटा दिखा रहा हूँ। यहाँ आप दो चार्ट देख रहे हैं। बाएं हाथ पर है क्रूड ऑयल प्राइसेस जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है। ये पिछले एक साल का डेटा है। ये आजकल क्रूड ऑयल प्राइसेस लगभग 77-78 डॉलर प्रति बैरल हैं, 77 टू 78 डॉलर्स पर बैरल। और अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, तो ये पिछले कुछ एक आध महीने में ये तेजी से बढ़ा है। 10-12% क्रूड ऑयल प्राइसेस केवल एक महीने में बढ़े हैं। और उधर अगर आप देखेंगे, तो डॉलर की कीमत, हमारे लिए डॉलर महंगा होता जा रहा है, वो भी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ा है। पिछले एक साल में ये करीब 4% महंगा हुआ है। पिछली बार जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ी थी अप्रैल में 2024 में, उस समय ये 86-87 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया था। लेकिन फर्क ये है कि उस समय डॉलर सबसे कम कीमत पर था। उस समय डॉलर की कीमत लगभग 82 रुपए के आसपास थी। मैं इन दोनों चार्ट्स को यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ। ये पिछले एक महीने का डेटा है। लेफ्ट हैंड साइड पर पेट्रोलियम क्रूड प्राइसेस आप देख सकते हैं कितनी तेजी से बढ़ी हैं। एक महीने पहले ये लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल थी, जो अब 77 डॉलर के आसपास पहुंची है, यानी कि 10% ये महंगा हुआ है। और इधर अगर आप देखेंगे, तो डॉलर करीब करीब 2% और महंगा हुआ है। ये भी पिछले एक महीने में निरंतर डॉलर की कीमत हमारे लिए बढ़ती गई है, यानी कि वो महंगा होता गया है। तो पिछले एक साल में डॉलर 4% से महंगा हुआ है और क्रूड ऑयल लगभग 10% से। तो 14% पिछले साल के मुकाबले में इस साल पेट्रोल की कीमत बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने अभी तक ये प्राइसेस बढ़ाई नहीं है। वो घाटे में ये तेल अभी तक बेच रही है।
क्या डॉलर आने वाले 3-4 महीनों में सस्ता होगा? मेरा ऐसा मानना है कि डॉलर अभी और ज़्यादा महँगा होगा। उसके मुख्य 2 कारण हैं। एक तो आरबीआई ने जो अपना इंटरवेंशन करते थे रुपए की कीमत सँभालने के लिए, वो अब बिल्कुल बंद कर दिया है। तो आरबीआई की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप होगा नहीं। और दूसरा, जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि डॉलर यूएस की पॉलिसीज की वजह से ज्यादा महंगा होता जा रहा है। उसमें हिंदुस्तान का कोई रोल ज्यादा है नहीं। तो यूएस में जब ट्रम्प आएंगे तो वो पॉलिसीज कंटिन्यू होंगी, इसलिए डॉलर अभी आगे और ज्यादा महंगा हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये केवल एक फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी है। अब अगर सेब चाकू पर गिरा या चाकू सेब पर, कटता तो सेब ही है। डॉलर की कीमत जब महंगी हो गई, हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो महंगे हो गए, देश में प्राइसेस बढ़ गई, तो उसका इफेक्ट तो हम सबको झेलना पड़ेगा, खासकर हमारी गरीब जनता को। रघुराम राजन कहते हैं कि उन्हें इसकी इतनी चिंता नहीं है क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स भी हम ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि इन सब चीजों का कितना असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। मैंने ये डेटा लिया है अप्रैल से अक्टूबर 2023 और 2024 का। इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कितने हमारे एक्सपोर्ट्स हुए, कितने इंपोर्ट्स हुए और कितना घाटा हुआ। तो ये 6 महीने अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस 6 महीने में पिछले साल के मुकाबले हमारे एक्सपोर्ट 3.2% बढ़े, जबकि इंपोर्ट्स हमारे 5.8% से बढ़े। घाटा हमारा ट्रेड में 10% से बढ़ गया। तो डॉलर जब महंगा होगा तो इन सब चीजों पर बुरा असर पड़ेगा। ये डेटा केवल अप्रैल से अक्टूबर का है और डॉलर सबसे ज्यादा गिरा है अक्टूबर के बाद। तो आने वाले 6 महीनों में कोई अच्छी पिक्चर आपके सामने नहीं आने वाली है। और अंत में मैं आज ये फिगर दिखा के मैं आज का एपिसोड खत्म करूंगा। ये डेटा है अप्रैल से अक्टूबर तक का 2024 का। टोटल सिनेरियो आप एक बार समझ लीजिए कि हमारा ट्रेड किधर चल रहा है। सबसे पहले चाइना से सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है। वहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं $65 बिलियन से ज्यादा। घाटा हमें चाइना से $57.8 बिलियन का है। दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए। यहां से हमें मुनाफा होता है ट्रेड में $21 बिलियन का। इसमें मैंने अभी सर्विसेज नहीं जोड़ी हैं, जो आईटी की हैं, वो अगर जोड़ देंगे तो $100 बिलियन और यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। सरप्राइजिंगली तीसरे स्थान पर आ रहा है यूएई। दुबई हमारा तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है और वहां से हम घाटा हो रहा है $17 बिलियन, $17.7 बिलियन का डेफिसिट है। चौथे नंबर पर रशिया है, हमारा दोस्त है। वहां भी हमें घाटा होता है ट्रेड में $35.8 बिलियन का। उसके बाद अन्य देश आते हैं और ज्यादातर जगह आप पाएंगे, अगर ये ब्लू लाइन नीचे है तो ये समझ लीजिए इन देशों से हमें ट्रेड में घाटा हो रहा है। हमारा दुनिया में ट्रेड बहुत लॉपसाइडेड है। मतलब कि हम कुछ ऐसे देश हैं जिनसे बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनसे कुछ भी हम ट्रेड नहीं करते हैं। हमारा 80% ट्रेड दुनिया के केवल 25 देशों से होता है। 40% ट्रेड हमारा टॉप 5 से होता है। इनफैक्ट 37% ट्रेड हमारा केवल 3 देशों से होता है, चाइना, यूएस और यूएई से। हमारा जो डेफिसिट है, 68% हमारा डेफिसिट केवल 3 देशों से आता है, चाइना, यूएई और रशिया से। अंत में मैं बस ये पॉइंट आउट करूंगा, मेरे को पता नहीं आपने ये नोटिस किया या नहीं। आप क्या बता सकते हैं कि यूएई से हम क्या ऐसा इंपोर्ट कर रहे हैं $38.6 बिलियन का, जिसमें हमें घाटा हो रहा है देश को $17.74 बिलियन का। क्या ऐसी चीज है जो दुबई, यूएई एक रेगिस्तान है, वहां पे बनती है, जिसे हम इंपोर्ट करते हैं और घाटा भी सह रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि गौतम अडानी जी के भाई विनोद अडानी, वो ज्यादा समय यूएई या दुबई में ही रहते हैं। और क्यों दुबई एक प्रेफर्ड
ट्रेडिंग डेस्टिनेशन बन गया है। ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि इसके पीछे क्या चल रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।